और रमेश रिकम्बर सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित। मैं सुशांत सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे अरविंद सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित हुए। अवधेश प्रीत सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। बिल्कुल, एक कहानीकार दूसरे कहानीकार को सम्मानित कर रहा है। मैं फिर से वीरेंद्रनाथ मिश्र को आमंत्रित करता हूं कि वे रामेश्वर त्रिवेदी सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। पंजाब से पठान अब हम इस सत्र की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि यह जो सत्र है वह हिंदी कहानी को बिहार की देन की तरह से देखा जाएगा और इसमें इस सत्र के दो अध्यक्ष हैं, एक अरविंद कुमार सर और दूसरे अवधेश प्रीत सर। मैं पहले भी बताया कि हिंदी साहित्य में बिहार का हस्तक्षेप आरंभ से ही बहुत मजबूती से रहा है। विद्यापति से लेकर आज तक या उससे पहले भी चलेंगे तो आदिकाल में सरहप्पा भी यहीं के सिद्ध हो चुके हैं। तो हम वहाँ से देखें और आज तक की परंपरा देखें तो एक बड़ी परंपरा, एक सशक्त परंपरा हमारे सामने खड़ी है। अरविंद सर के द्वारा संपादित यह पुस्तक में जिन 25 लेखकों की सूची है उसमें से बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कहानीकार इस मंच से आकर अपनी कविता या कहानी का पाठ कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है और जो कुछ बचे थे वो सब मंच पे अभी हमारे सामने दिख भी रहे हैं। मैं सबका पुनः स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले वक्ता त्रिविक्रम नारायण सर को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी बात करें। इनको तो सामने से सुनने का मन करता है। रचना आलोचना, शिक्षक और छात्र सबके बीच बिना लेखक हुए, बिना पाठ पढ़े हुए, बिना आलोचना का इल्म जाने हुए बेतरतीब तरीके से कुछ कहने का अभ्यास कर रहा हूँ, जिसमें कहानी कैसे बदल रही है या कैसे बदलती गई है और उसी में कहाँ आकर अस्मिता विमर्श शामिल हुआ है। जब सूरजपुराधीश राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी कहानी के कानों में कंगना पहना रहे थे, उसी समय शाहाबाद के शिवपूजन सहाय हिंदी गल्प की गिवा में मूल्यमाल का गहना पहना रहे। ये हमारी कहानियों के बदलते विन्यास का प्रतिफलन भी है और समय के प्रति एक सजगता भी। मूल्यमाल की जो हारा रानी है उससे ज्यादा समर्पित, ज्यादा सशक्त आज के अस्मिता विमर्श की नारियों में कितनी चरित्र विकसित हुई है, यह विचार है। शिवपूजन सहाय ने कुछ 16 कहानियां मात्र लिखी, उसमें से 11 कहानियां उनकी ऐसी हैं जिसमें स्त्री चरित्र समग्र भूमिका में नहीं है मगर महत्वपूर्ण भूमिका में, यह देखने योग्य। कुछ आलोचकों ने या इतिहासकारों ने स्वीकार किया है
कि हिंदी कहानी की मौलिक विकास की परंपरा प्रसाद के ग्राम से होती है। प्रसाद जी ने 69 कहानियां लिखी। अगर उनकी 2 कहानी आकाशदीप और पुरस्कार को लीजिए, मधुलिका और चंपा का जो संघर्ष है वह बाहरी कम है, आंतरिक अधिक है। यह भी अस्मिता विमर्श का विषय होना चाहिए। जब मधुकरी का संपादन कर रहे थे विनोद शंकर व्यास, तो उसकी भूमिका में हिंदी कहानी की हो रही परिपक्व दशा को भी रेखांकित कर रहे थे, और उसी क्रम में हिंदी कहानी के परिरूप पर विचार करते हुए, जिसकी ओर संजीव जी ने प्रथम सत्र में हम लोगों को कुछ मैसेज दिया, उसकी भूमिका में लिखते हुए उन्होंने ये दर्शाया है कि अब तक जितनी हिंदी की कहानियां 2-3 दर्जन लिखी गई हैं, उनको इन कोटियों में रखकर विश्लेषण किया जा सकता है। और उसी में प्रसाद स्कूल, प्रेमचंद स्कूल, जैनेन्द्र स्कूल की चर्चा हुई। बाद में उसमें यशपाल स्कूल भी सम्मिलित होता है। इतिहासकारों ने विभिन्न कारणों से उसका नाम बदल के कभी प्रेमचंद निकाय कर दिया, कभी संकाय कर दिया, कभी संस्थान कर दिया, कभी संप्रदाय कर दिया। और 7वें-8वें दशक के आलोचक ने कहा है कि हिंदी कहानी आज भी प्रेमचंद और प्रसाद से सर्वथा मुक्त नहीं हुई। यह भी एक विषय है कि उनके यहाँ जो अस्मिता विमर्श है उसको सर्वथा नकार देना चाहिए क्या? मधुआ कहानी का जो वाचक है उसको 1 रुपया जिस चाकरी के लिए मिलता है उससे वो शराब पी जाता है, और जब पूछा जाता है कि तुम भूख मिटाने के बदले ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है कि लंबे संघर्षपूर्ण जीवन से एक क्षण की मौज मस्ती अच्छी है। कफन के मांगे हुए पैसे, चंदा से लिए गए पैसे कफन के नाम पर घीसू माधव जिन दुस्थितियों में शराब पी लेता है, यह भी अस्मिता विमर्श का मुद्दा होना चाहिए। एक अखिलेश की बहुत चर्चित कहानी है चिट्ठी। उसके जो मित्र पात्र हैं किसी जात विशेष के नहीं, मगर उनकी त्रासदी भी उतनी ही भयानक है जितनी मधुआ की है और जितनी घीसू और माधव की है। उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, नौकरी मिल नहीं रही है और घर से मनी ऑर्डर का आना स्थगित हो गया। अब सब जब वो अपने घर के लिए विदा होते हैं तो आखिरी शाम जश्न मनाने के लिए अपने एक मित्र की ही कुटिया पर विनोद के यहाँ एकत्रित होते हैं और सब शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद शायद आदमी ज्यादा ईमानदार होता है, तब अपनी व्यथा बारी बारी से सब एक दूसरे से साझा करते हैं। उसमें पहला कहता है कि हमारे पास न प्रेमिकाएं हैं न नौकरियां, हम किनके सहारे जीवन जिए। दूसरा कहता है कि आज के बाद, आज की शाम हमारे सुख की शोक सभा है, कल से हम दुखी दुनिया के दुखी नागरिक होंगे। तीसरा कहता है कि हम आदमी नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है और हमसे हमारा होना छीन लिया गया है। चौथा कहता है कि आज से हम भूखे रहेंगे
आज हम भूखे रहेंगे क्योंकि कल से हमें भूखों माना। हमारी समझ से यह भी एक प्रकार का अस्मिता दिवस है। हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ते हुए जिन कहानियों का परिचय प्राप्त किया है या उसका अता पता जाना है, उसमें अभी तक कोई कहानी ऐसी हिंदी पट्टी वाले विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नहीं आई कि हमारे देश के अंदर का जो उपेक्षित प्रदेश है वहां के जीवन चरित्र को भी उतनी ही ईमानदारी, निष्ठा, बल्कि ज्यादा प्रबलता से उसको व्यक्त किया जाए और भारत के नागरिकों को अवगत कराया जाए। इसका अभाव रहा है। यहाँ एक कहानीकार बैठे हैं, उनकी कुछ कहानियों को पढ़कर मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा वैसे ही नहीं कह रहा। रामेश्वर द्विवेदी जी को 11 साल पूर्वोत्तर के राज्यों में रहकर नौकरी करने का अवसर मिला। उनकी रचनाओं में जो स्त्री विमर्श या दलित विमर्श का स्वर दिखाई देता है, उसका एक अपना अंदाज है, लेकिन हम उस दृष्टि से उस रचना को नहीं देखते। प्रदेश की अस्मिता, आखिर बिहार लगातार केंद्र से गुहार क्यों लगाता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए? तो प्रदेश की अस्मिता भी अस्मिता ही है और भाषा की अस्मिता भी अस्मिता ही है। तो शिवपूजन सहाय जब अपने, उनको हिंदी का टहलुआ भी इसीलिए कहा जाता है कि जब वो खड़ी बोली हिंदी को परिपक्व बना रहे थे तो भाषा का अस्मिता विमर्श ही कर रहे थे। इसलिए हर उन अस्मितावादी रचनाकारों से मेरा एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि इन चीजों को भी रचनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको यह विचार करना पड़ेगा कि जो हमसे राय नहीं रखते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, तो फिर उनका क्या होगा? और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं और अस्मिता विमर्श की बात करते हैं, तो वही जो सबसे आखिरी कतार में पीछे निरुपाय व्यक्ति खड़ा है, हम उसके विमर्श की बात करते हैं। एक बार यहाँ इसी भवन में 2003 में एक संगोष्ठी का विमर्श हुआ था, हिंदी कथा के वैचारिक स्रोत, और उसके अध्यक्षीय वक्ता के रूप में अशोक वाजपेयी आए थे। अशोक वाजपेयी ने कहा कि यह शीर्षक ही बहुत गलत है, और दूसरे सत्र के जो वक्ता आए तो उन्होंने उसकी घोर प्रशंसा की कि संगोष्ठी के विषय को ऐसा ही होना चाहिए। तो वादे वादे जायते तत्वबोध है। तो जैसे फिनिक्स जो चिड़िया है वो अपने शरीर के अग्नि से जलकर खत्म होती है, और मगर उसकी संतति का उद्भव ही उसी के राख से होता है। तो कोई भी अस्मिता विमर्श है तो दूसरे को ध्वस्त करके पुनः सृजित होने की ताकत ढूंढ लेता है। धन्यवाद।